नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2022 के द बिग न्यूज में हम प्रमुख रूप से चर्चा यह करेंगे कि आपातकाल के समय में किस तरह से न्यायपालिका के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका एक तरह से संरक्षण किया गया। अगर हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं कि न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों को भारत में आपातकाल के समय संरक्षित करके रखा, तो इसका कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फियरलेस सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट्स सेव्ड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। भारत में 1975 से 77 के बीच में लगभग 21 माह का जो आपातकाल था, उसे लोकतंत्र में एक तरह से एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि न्यायपालिका के कुछ ऐसे निर्णय थे जिसके आधार पर भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया जा सका। तो हम यहाँ पर यही चर्चा करेंगे, ऐसे कौन से निर्णय थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो कार्यपालिका, विधायिका, साथ साथ न्यायपालिका इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं और प्रेस एक चौथा इसका प्रमुख स्तंभ है। आपातकाल के समय आप ये भी ध्यान रखें, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको भी एक तरह से रोकने का प्रयास किया गया। इसको भी किस तरह से संरक्षित किया गया है न्यायपालिका के द्वारा, यह महत्वपूर्ण है। प्रमुख रूप से अगर हम आपातकाल की पृष्ठभूमि देखें तो यहाँ पर न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो 12 जून 1975 को आया। 12 जून 1975 का यह जो निर्णय था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट का था, जिसे न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा दिया गया। इस निर्णय में तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से जो निर्वाचन था उसमें उन्हें अनियमितताओं का एक तरह से दोषी पाया गया और उनका जो रायबरेली से निर्वाचन था उसको अमान्य और शून्य घोषित कर दिया गया। ध्यान रखें, यहाँ पर यह याचिका इंदिरा गांधी के विरोध में 1971 का जो चुनाव हारे थे राजनारायण उनके द्वारा दायर की गई थी और इस निर्णय में इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए निर्वाचित पद पर रहने से रोक दिया गया। और ये जो निर्णय था, इसी निर्णय को एक तरह से आपातकाल का आधार माना जाता है। तो न्यायपालिका ने जिस तरह से देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री के खिलाफ स्वतंत्र रूप में एक निर्णय लिया, उसे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके संरक्षण की स्थितियों को वो दर्शाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जो निर्णय था, इसने न्यायपालिका की मजबूत स्थिति को दर्शाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जो निर्णय था, इसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई, जहां पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के द्वारा प्रमुख रूप से इसकी समीक्षा की गई। उन्होंने इस अपील के खिलाफ 24 जून 1975 को निर्णय दिया और निर्णय में उन्होंने उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसको पूर्ण रूप से रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकती हैं और प्रधानमंत्री के पद पर भी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार एक तरह से नहीं रहेगा। और यही एक तरह से जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट में, उसे कहीं ना कहीं माना जाता है कि आपातकाल का आधार था। और अगले ही दिन अगर हम देखें तो 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगा दिया गया। आधिकारिक रूप से आप देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इस आपातकाल को लगाया गया। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में प्रभावी रहा। आपातकाल के समय में न्यायपालिका के अगर हम कुछ निर्णय देखें तो हमें स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है कि न्यायपालिका ने एक तरह से लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका संरक्षण किया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 359 के द्वारा सरकार ने आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, यानी उनके पालन के लिए अदालत से संपर्क करने का जो अधिकार है उसको निलंबित कर दिया। और यहाँ पर हम देखें तो आपातकाल के 2 दिन बाद 27 जून 1975 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, जिसमें अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा, इस प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनको एक तरह से नागरिकों के लिए निलंबित कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्य जिन मूल अधिकारों पर एक तरह से आधारित थे उनको ही निलंबित कर दिया गया। और यहाँ पर किसी भी नागरिक को अवैध गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ अदालत में जाने की जो स्थिति है उसको भी एक तरह से रोका गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से सरकार के सामने 2 प्रमुख कानून थे जिनका उपयोग करके जो भी एक तरह से मूल अधिकार है उनका हनन किया जा रहा था। पहला भारत की रक्षा अधिनियम 1971 और दूसरा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, जिसको हम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा भी कहते हैं। इसके माध्यम से हम देखें तो सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
और साथ साथ प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। यानी अगर हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करें तो उसको भी प्रतिबंधित करने का आपातकाल में पूरा प्रयास किया गया। मीसा कानून का उपयोग करके केवल कार्यकारी आदेश के द्वारा ही बिना मुकदमे के आप देखें तो लोगों को हिरासत में लिया गया और हजारों की संख्या में अलग अलग राजनीतिक दलों के जो व्यक्ति हैं वो जेल में बंद थे। तो कहीं ना कहीं आपातकाल में लोगों के अधिकारों का प्रमुख रूप से हनन हो रहा था। और न्यायपालिका की तरफ से आप देखें तो इसको मजबूती से एक तरह से संरक्षित करने के प्रयास भी हो रहे थे साथ साथ। जैसे जेलों में बंद कई कैदियों के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की जो रिट है उसको एक तरह से अदालतों में लाया गया। और आप देखें तो 9 उच्च न्यायालय ऐसे थे जिन्होंने इसके साथ में एक तरह से जो निर्णय दिए वो नागरिकों के पक्ष में थे। और ये कहा गया कि गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली जो हैबियस कॉर्पस की एक तरह से याचिका है वो न्यायालय में दायर की जा सकती है। यानी उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए 9 उच्च न्यायालय के द्वारा आगे बढ़कर निर्णय दिए गए, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली, कर्नाटक, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान उच्च न्यायालय प्रमुख रूप से आगे थे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ उच्च न्यायालय की तरफ से सीधे निर्णय भी दिए गए। जैसे अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय की बात करें जो उन्होंने प्रमुख रूप से वकील और राजनेता मीनू मसानी के खिलाफ एक तरह से जो प्रतिबंध की स्थितियां थी उसके खिलाफ दिया। मीनू मसानी को रोका गया उनकी पत्रिका फ्रीडम फर्स्ट के प्रकाशन के लिए कि आप इसका प्रकाशन ना करें। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस निर्णय को एक तरह से रद्द कर दिया जिसमें बम्बई पुलिस के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा प्रमुख रूप से यह कहा गया कि 5 से अधिक लोगों के मिलने पर रोक लगा दी गई थी यदि उनका इरादा आपातकाल के विषय पर चर्चा करना था। तो आप ध्यान रखें कि जब हम कह रहे हैं कि आपातकाल के विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं और 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो इस पर रोक थी। इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यह लोगों की स्वतंत्रता और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है उसको संरक्षित करने का एक प्रयास था। इसी तरीके से दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा माना यह जाता है कि वहां पर दिल्ली नगर निगम के द्वारा कर चोरी के आरोप में स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बंद करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक तरह से रद्द किया और प्रेस की स्वतंत्रता को बनाकर रखा। इसी तरह से गुजरात हाई कोर्ट में अगर हम देखें तो भूमिपुत्र एक जो गुजराती दैनिक है उसमें अगर हम देखें तो भारत के पूर्व विदेश मंत्री और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद अली करीम छागला उनके द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में एक जो भाषण था वो प्रकाशित किया गया था और उसको एक तरह से रद्द करने का प्रयास किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने भूमिपुत्र अखबार के इस आलेख को एक तरह से प्रकाशित होने की अनुमति दी और यहाँ पर भी प्रेस की स्वतंत्रता बनाकर रखी गई। तो हम देखें हमारे जो उच्च न्यायालय थे वो काफी सक्रिय थे और उन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से जो संवैधानिक मूल्य उनका संरक्षण किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन इसी कड़ी में अगर हम एक निर्णय की बात करें जिसे एडीएम जबलपुर जजमेंट भी कहा जाता है जो 28 अप्रैल 1976 को दिया गया, यहाँ पर अगर हम हैबियस कॉर्पस की याचिकाओं की बात करें तो इनके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की जो पीठ है उसका निर्णय सरकार के पक्ष में गया। इस पर थोड़ा एक तरह से विवाद माना जाता है क्योंकि बहुमत की तरफ से जो निर्णय आया 4-1 में, उस निर्णय में प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अदालत से किसी भी राहत के लिए आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। और ये एक तरह से आप देखें कि मौलिक अधिकार को निलंबित करने का जो आदेश है वो गलत हो या दुर्भावनापूर्ण हो या गलत व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है किसी भी रूप में हो, लेकिन क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार निलंबित है आप अदालत के पास राहत के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये एक तरह से फैसला सरकार के पक्ष में माना गया। इस निर्णय में जो 5 न्यायाधीश शामिल थे सुप्रीम कोर्ट में, भारत के उस समय के प्रधान न्यायाधीश एन रे, न्यायमूर्ति एचआर खन्ना, एचएम बेग, वाईवी चंद्रचूड़ और पीएन भगवती। एडीएम जबलपुर का ये जो निर्णय है इसमें 37 कार्य दिवस में एक तरह से चर्चा की गई और अंतिम रूप में 1976 में निर्णय आया। आप ध्यान रखें कि यह जो निर्णय था इस निर्णय में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष आया वो न्यायमूर्ति एचआर खन्ना का था। उन्होंने एक तरह से जो 5 न्यायाधीश की बेंच है उसमें अकेले एक तरह से निर्णय का विरोध किया और आप देखें कि इसी विरोध का एक तरह से परिणाम था कि न्यायाधीशों का जो क्रम था उसमें सबसे सीनियर एचआर खन्ना ही थे, लेकिन उनको एक तरह से दरकिनार करते हुए उनकी सीनियरिटी को महत्व नहीं दिया गया और उनके जगह पर अगर हम बात करते हैं न्यायाधीश एचएम बेग, उनको एक तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई।
तो 1977 में 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो एच.आर. खन्ना का नाम था, लेकिन क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसमें उन्होंने सरकार के विरोध में एक तरह से बात कही थी, अपना मत रखा था, तो सरकार ने उनको एक तरह से मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रियाओं का विरोध किया और सीनियरिटी को एक तरह से बाईपास करते हुए एच.एम. बेग को भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। तो यहाँ पर जो भी अलग अलग निर्णय रहे उसमें कोशिश ये थी, चाहे अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें या सर्वोच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश थे, उन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का प्रयास किया और खास तौर से जो चौथा स्तंभ है प्रेस, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से काम किया। अगर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह बात कही जाती है कि आपातकाल के समय में जिस तरह से मजबूती से न्यायपालिका ने अपने आप को आगे बढ़ाया और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया, तो यह बिल्कुल सत्य है। हम अलग अलग जो उदाहरण अलग अलग कोर्ट के निर्णय हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं। खास तौर से अगर हम न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का जो विरोध का एक निर्णय था जो उन्होंने 5 जज की बेंच में दिया था, उसको प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यह दर्शाता है कि न्यायपालिका में स्वतंत्र रूप में जो कार्य है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। आज के 18 दिसंबर 2022 के द बिग न्यूज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी अंक में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर इसी रूप में हमारी चर्चा द बिग न्यूज में जारी रहेगी। द बिग न्यूज के हमारे सत्र को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।